फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स। अब एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या है? यानी कोई भी पार्टनर जब हमारी फर्म को ज्वाइन करता है तो हम उससे एडमिशन ऑफ द पार्टनर करते हैं। यानी कि पहले से एक फर्म चल रही थी, एक न्यू पार्टनर ने हमें ज्वाइन कर लिया तो बन गया एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अब इस टॉपिक में जब एडमिशन ऑफ द पार्टनर हम डिस्कस करते हैं तो किस तरीके से हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, मैंने उस पॉइंट्स पर डिस्कशन पर हम वीडियो ले रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो हम ले लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और न्यू रेशियो, तीन चीज हमें निकालनी होती है। जनरली तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ओल्ड माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग आ जाता है। तो ओल्ड रेशियो अगर आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, या तो सैक्रिफाइसिंग दिया होगा न्यू पूछ लेगा, या न्यू दिया होगा सैक्रिफाइसिंग पूछ लेगा। तो इससे रिलेटेड जितना भी पोर्शन है मैं ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो दो वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं और एक एक पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। अब वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देगा, मैं आपको वहां से आपको आंसर देता रहूंगा। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब गुडविल का वैल्यूएशन एक चैप्टर है हमारे पास, गुडविल का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के लिए हमने एक सीरीज अलग बनाई हुई है, आप वहां जाकर गुडविल के वैल्यूएशन देख सकते हैं। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को एडमिशन के समय किस तरीके से अकाउंट में ट्रीट करें। वैसे तो एक सिंपल जर्नल एंट्रीज उसमें बनती हैं, नॉर्मली वही एंट्री बार बार यूज हो सकती हैं। यानी कि अगर प्लेलिस्ट में जाएं तो वीडियो नंबर 1 आप देखें तो आपको सारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या क्या है देखिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में है जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा तो उसको एक अमाउंट कैपिटल की पे करनी पड़ेगी, और कैपिटल के साथ साथ एक अमाउंट और पे करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। तो न्यू पार्टनर आएगा तो कैश या बैंक में वो उस अमाउंट को लेकर आएगा। देखिए मैं एंट्री के थ्रू समझाता हूं आपको। जब भी कोई न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आएगा तो कैश लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट भी ले सकते हैं हम लोग, करंट अकाउंट बेस करता है क्वेश्चन के अंदर। और दूसरी एक अमाउंट उसको लेकर आनी है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि एक अमाउंट तो उसको अपने लिए कैपिटल की लानी होगी और एक अमाउंट प्रीमियम की लानी होगी। और ये जो प्रीमियम की अमाउंट है ये टोटल फर्म की गुडविल में उसका शेयर है, और ये उसको लेकर आना है क्योंकि यहां पर हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए दो तरीके हो सकते थे, या तुम गुडविल के अकाउंट को ओपन कर लेते, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 हमें कहता है कि भाई गुडविल को बुक्स में शो ही नहीं करना। जब शो नहीं करना तो जो पुरानी पार्टनर्स ने आज तक इतना वर्क किया है तो उनके सैक्रिफाइस का कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो गुडविल का जो हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो ये गुडविल वाला जो प्रीमियम है ये हम उठाकर उन पार्टनर्स को बांट देते हैं कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो बांटा जाता है ये बांटा जाता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं आपको इसको सिस्टमेटिक वे में समझाता हूं कि प्रीमियम पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है कि यहां पर प्रीमियम के लिए अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी, यानी कि जो भी अमाउंट हम आपको दे रहे हैं वो बैकडोर से दे रहे हैं, यानी कि उसको अकाउंटिंग में सिस्टम में नहीं लाना है, यानी अकाउंट के सिस्टम से लेकर नहीं आना है, प्राइवेटली दे दिया। अब कोई कितनी अमाउंट दे दीजिए, कितनी ले लीजिए, रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भाई नया पार्टनर क्या लेकर आएगा? नया पार्टनर केवल कैपिटल लाएगा, प्रीमियम तो हमने क्या लिया है? प्राइवेटली लिया ना। तो कोई भी एंट्री इस सिचुएशन में गुडविल के लिए हम नहीं बनाते, ठीक है। तो प्राइवेट का कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो भाई हम एंट्री नहीं बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्योंकि प्रीमियम आया ही नहीं, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। सेकंड सिचुएशन है प्रीमियम रिटेन इन द बिजनेस, यानी प्रीमियम आया और वो बिजनेस में रहा। तो अब देखिए भाई नया पार्टनर आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल लाया, कैपिटल तो अलग कंसेप्ट हो गया, प्रीमियम भी लाया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम बिजनेस में ही रहा, यानी केवल बटा, विड्रॉ नहीं हुआ।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि ये दो एंट्री आपको पास करनी है इस सिचुएशन में जब पैसा गुडविल का बिजनेस में ही रहेगा। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है विड्रॉन कर लेते हैं, यानी कि पुराने पार्टनर्स जिन्हें ये प्रीमियम मिला है अभी अभी, इस प्रीमियम को ये विड्रॉ कर लेते हैं। तो यदि विड्रॉ कर लेगा कोई भी बंदा तो उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ध्यान से देना, कैश और बैंक, यहां भी आप कैश और बैंक दोनों यूज कर सकते हैं। भाई चेक ला रहा है तो बैंक, अदरवाइज कैश, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। कैश कहेगा तो कैश ले लेंगे, बैंक कहेगा तो बैंक ले लेंगे, तो उसमें ज्यादा टेक्निकली अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम पेड प्राइवेटली, एंट्री ही नहीं बनानी, केवल कैपिटल की एंट्री बनानी है, कैश और बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में रिटेन करता है तो एंट्री दोनों बनेंगी, एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2। ये एंट्री का नंबर लिख दे रहा हूं मैं, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2, ठीक है। और अगर तीसरी सिचुएशन है कि विड्रॉ कर लेते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स जितना पैसा विड्रॉ करते हैं वो उनके अकाउंट से कट जाएगा। अब कई बार तो कहता आधा विड्रॉ कर लिया, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना भी अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे उनके अकाउंट से कट जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, या करंट अकाउंट से भी कट सकता है, कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। जनरली तो फ्लक्चुएटिंग ही होते हैं, लेकिन अगर करंट अकाउंट भी है क्वेश्चन के अंदर तो यानी फिक्स्ड है तो फिर करंट अकाउंट से चार्ज होंगे। नेक्स्ट देखिए, ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम बॉट बाय द न्यू पार्टनर, यानी प्रीमियम ला रहा है, प्रीमियम न्यू पार्टनर ला रहा है लेकिन कम ला रहा है, सारा नहीं ला रहा है, कुछ हिस्सा ला रहा है। जैसे नया पार्टनर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। सपोज करते हैं कि भाई 50,000 कैपिटल के, ठीक है, और 10,000 प्रीमियम, यानी कि वो केवल 60,000 हमारे लिए लाया। कितना लाया? 60। लाना कितना था भाई? यहां पर हम कह रहे हैं कुछ पार्ट लाया। सपोज करो 20,000 प्रीमियम बैठता है, कितना बैठता है? 20, और ले कितना आया वो? 10। तो यहां पर प्रीमियम 10,000 रुपए लिखकर हम बांटेंगे, लेकिन पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को आप 10,000 नहीं, पूरे 20 ही बांटेंगे। यानी कि यहां पर आपको माइंड में जो एक बात रखनी है वो ये है मेरे बच्चा, कि प्रीमियम जब भी बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को तो पूरी अमाउंट होगी, चाहे वो न्यू पार्टनर लाए या ना लाए, कम लाए या ज्यादा लाए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन पुराने पार्टनर्स को पूरा पैसा मिलेगा, उन्हें पैसा कम नहीं किया जा सकता। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में पूरे 20,000 रुपए लिखे जाएंगे, जबकि न्यू पार्टनर लाया है केवल 10,000 रुपए। तो जो बचे हुए 10,000 हैं वो हम न्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट, ध्यान से देना, जर्नली यहां पर कैपिटल या करंट अकाउंट कुछ भी डिस्कस करा सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। यानी कि वो जितना प्रीमियम लाएगा उतना तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, बाकी उसके अकाउंट से कटेंगे, नए वाले पार्टनर के। पुराने पार्टनर्स को कभी अमाउंट कम नहीं मिल सकती, यानी कि वो कम पैसे लाएगा तो उसके अकाउंट से कटा, लेकिन मिले पूरे 20, यानी 20 का प्रीमियम है तो 20 ही मिले। नेक्स्ट देखिए सिचुएशन, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, लाता ही नहीं है। लाओ या मत लाओ, मैंने आपसे क्या कहा, पूरे 20,000 रुपए, यानी पुराने पार्टनर्स में तो पूरे बटने हैं जो उनका शेयर है। 20 का मतलब 20 लर नहीं करना है हमें, मतलब कोई भी अमाउंट, जो एक अमाउंट है पर्टिकुलरली मैंने मान लिया था कि 20,000 रुपए, तो ओल्ड पार्टनर्स को तो 20 ही मिलने हैं। बस यहां पर ये जो प्रीमियम ला रहा था ये एंट्री अब हम पास नहीं करेंगे, और यहां पुराने पार्टनर्स को 20,000 रुपए देंगे और नए पार्टनर के करंट अकाउंट में से ये पैसे काट लेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा या करंट अकाउंट में डाल देंगे। यानी कि क्वेश्चन की सिस्टम से कंफ्यूज नहीं होना है। लाएगा तब भी पुराने पार्टनर्स को पूरा पैसा बटेगा, नहीं लाएगा तब भी पूरा पैसा बटेगा। ले आया तो प्रीमियम के नाम से प्रीमियम बांट दिया, और नहीं लाया तो उस पर्टिकुलर पार्टनर के, यानी कि नए पार्टनर के अकाउंट से काटकर पुराने पार्टनर्स को हम दे देंगे। कम लाया तो मैंने कहा तो कुछ यहां कवर कर लिया ना। नेक्स्ट देखिए, गुडविल, अभी दूसरा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट। यदि गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में है
तो यहां आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में है तो सबसे पहले उसका काम समाप्त कर दीजिए, आफ्टर दैट हम कुछ करेंगे। यानी कि हम इससे पहले एक एंट्री और पास कर सकते थे, और वो एंट्री थी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल ऑब्लिक करंट, ये मैं आपको बताता हुआ चला जा रहा हूं, अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि पुरानी वाली गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। इसे हम राइट ऑफ करना होता है, समाप्त करना होता है, यानी बैलेंस शीट में गुडविल होनी ही नहीं चाहिए। यदि गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि उस गुडविल को उठाकर पहले समाप्त कर दीजिए, और वो गुडविल हमेशा पुराने पार्टनर्स में बटेगी और ओल्ड रेशो में बटेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। ओल्ड रेशो में ध्यान देना, कोई भी चीज जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है अगर उसे डिवाइड करना है तो वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में ही बटेगी और ओल्ड रेशो में ही बटेगी, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो गुडविल समाप्त हो गई यदि बैलेंस शीट में है, नहीं है तो बात खत्म, फिर तुम्हारी ये एंट्री बन रही है। भाई मैक्सिमम 3 ही तो एंट्री बन सकती है, प्रीमियम लाया, प्रीमियम बांटा, और पार्टनर्स चाहे तो विड्रॉ कर लें, तो विड्रॉ करने की सिचुएशन बनेगा, यानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट है प्रीमियम बॉट इन काइंड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखा एक ही वही एंट्री वापस रिपीट हो रही है। प्रीमियम इन काइंड का मतलब है कि वो प्रीमियम कैश में नहीं दे रहा, दे तो रहा है, वो ये नहीं है कि न्यू प्रीमियम जो पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम नहीं दे रहा, प्रीमियम तो दे रहा है ना भाई आप लोगों को, लेकिन क्या कह रहा है वो, भाई कैश नहीं है कुछ और ले लो, भाई स्टॉक ले लो, फर्नीचर ले लो, कोई और असेट्स है मेरे पास उसे ले लो। तो कोई इफेक्ट यानी कोई टेंशन मन में नहीं रखना है। जहां पर आप कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, सपोज करो कुछ कैश दे रहा है, अब यहीं पे एग्जांपल ले लीजिए कि भाई 50,000 कैपिटल के हैं और 20,000 रुपए प्रीमियम के हैं, 70,000 हो गए, तो 70,000 में वो 60,000 कैश दे रहा है और 10,000 रुपए का कुछ और दे रहा है। ध्यान देना, स्टॉक दे दिया, बिल्डिंग दे दी, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर दे दिया, इन काइंड मतलब किसी भी फॉर्म में दे, तो जिस भी फॉर्म में देगा यहां पर कैश के साथ साथ वो चीज भी डेबिट हो जाएगी। तो हैं एक दो क्वेश्चंस ऐसे, तो कंफ्यूज पॉइंट्स तो प्रीमियम के हमारे पास यही हैं। अब इसके अंदर एक और टेक्निकल पॉइंट हो सकता है, और वो क्या है, देखिए जनरल पॉइंट्स तो यही है हमारे पास, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है वो तो गेन कर ही रहा है। भाई जो कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा उसने तो गेन करना ही है, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं हो सकता है उनमें भी किसी का शेयर ओल्ड से ज्यादा हो गया। पॉसिबल है ना कि जो पुराने पार्टनर्स थे उसमें से ही किसी एक पार्टनर का शेयर ओल्ड से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि जो पुराने पार्टनर्स थे उसमें से किसी पार्टनर ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, इतना ज्यादा सैक्रिफाइस किया कि न्यू को तो उसने दिया ही दिया, न्यू के लिए तो उसने सैक्रिफाइस किया ही किया, बल्कि ओल्ड के लिए भी सैक्रिफाइस किया। तो ऐसी सिचुएशन थोड़ा सा क्वेश्चन को काफी टेक्निकल बना देती है। तो सबसे पहले तो हम ओल्ड में से न्यू रेशो को माइनस करेंगे, गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग, लेकिन जिसका माइनस में होगा उसका गेनिंग रेशो होगा। तो गेनिंग रेशो यदि किसी पार्टनर का है तो उस पार्टनर के लिए भी हमें न्यू पार्टनर जैसी ही ट्रीटमेंट करनी होगी। भाई न्यू पार्टनर से तो हम प्रीमियम कैश में मंगा लेते हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसा अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने केस बताया था ना कि न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करता है, ये डेबिट तब था जब न्यू पार्टनर प्रीमियम की अमाउंट लेकर नहीं आता या कम अमाउंट लेकर आता है। तो हम यहां मानकर चलते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर है जिसने गेन किया है वो प्रीमियम की अमाउंट लाएगा तो नहीं, लेकिन उसके अकाउंट से तो कटेगा, क्योंकि जिसने सैक्रिफाइस किया है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स ध्यान से रखना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से रखना, इफ गेन, यदि ये पार्टनर गेन करता है तो, वरना तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम सिंपल बना देते तो इस पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट कितनी आएगी ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जो ओल्ड पार्टनर की प्रीमियम की अमाउंट दी हुई है, ओल्ड पार्टनर्स की
नहीं, ये जो पार्टनर अभी ज्वाइन हुआ है उसके बेस पर हम न्यू पार्टनर की जो कैपिटल थी, भाई न्यू पार्टनर तो प्रीमियम कैपिटल दे ही रहा है अपनी, न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम भी दे रहा है, तो उसके प्रीमियम से हम पूरे फर्म की, यानी कि पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उस गुडविल से हम जो पार्टनर हमारा गेन कर रहा है उसका शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेट एन एग्जांपल कि यहां पर सपोज कीजिए कि न्यू पार्टनर के शेयर की जो गुडविल है वो 20,000 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो दैट इज 80,000। और 80,000 में अब ये जो पुराना कोई पार्टनर यदि गेन कर रहा है तो उसने कितना गेन किया है वो यहां पर आप ले लेंगे। ठीक है, जस्ट सपोज करो कुछ भी कि 1/16 गेन कर लिया, तो 16 5 यानी कि 5,000 रुपए हम इसके अकाउंट से निकालकर न्यू पार्टनर को दे देंगे। फिर 20 की जगह कितनी अमाउंट आ जाएगी ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में, यानी जिसने सैक्रिफाइस किया है उसके अकाउंट में 25 आ जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओल्ड तो मैं ओल्ड का मेरा मतलब यहां पर है जिस पार्टनर ने, पुराने ने कोई गेन किया है तो वो डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो क्रेडिट होना ही है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक अलग से पॉइंट होता है, डिफरेंट पॉइंट होता है। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं, हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल है क्या? यानी कि जब न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है और गुडविल की कोई अलग से डिटेल नहीं दी हुई। भाई गुडविल निकालने के डिफरेंट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, इनसे रिलेटेड कोई डिटेल ही नहीं है। केवल न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है ये इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो हम उस सिचुएशन में न्यू पार्टनर की कैपिटल का रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल को रिवैल्यूड करके माइनस कर देते हैं, तो कैलकुलेट हो जाती है हिडन गुडविल। वैसे हिडन गुडविल के लिए हमने प्रॉपरली एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी जिसमें एडमिशन की भी डिटेल है और रिटायरमेंट की भी डिटेल है। ये आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो गुडविल के जो हमारा पार्ट 5 है उस पर आप देखेंगे तो पूरा हिडन गुडविल का पार्ट है, उसमें आप पूरा हिडन गुडविल के बारे में समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइन होने से पहले, आप खुद ही सोचिए कि नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर रहा है तो उससे पहले हमारे सभी अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि जब वो फर्म में एंटर कर जाएगा तो उसके बाद तो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा काम। तो न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले, तो जनरली तो हम एंट्री ऐसी बनाते हैं कि सिस्टम कि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसी समय बना लेते हैं, तो जनरल वही टाइम होता है हमारा। लेकिन कंसेप्ट यही है कि न्यू पार्टनर के आने से जस्ट पहले हमारे बिजनेस में जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, हम उनको दोबारा से रिवैल्यूड करें, रीअसेस करें। भाई हो सकता है कि एक बिल्डिंग, एक लैंड जो हमने 20 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए में खरीदी थी और आज वो 1 करोड़ रुपए की है। लेकिन आपने तो पढ़ाई होगा ना, हमारे यहाँ अकाउंटिंग कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी बुक में तो वो 10 लाख रुपीस की है, जबकि वैल्यू कितनी हो गई है 1 करोड़। तो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसमें न्यू पार्टनर का शेयर बिल्कुल नहीं है, उसमें सारा का सारा शेयर है हमारे ओल्ड पार्टनर्स का। तो इसके लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसी के बेस पर हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आप लोगों को समझा। तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने का पूरा सेंस है कि हमें फायदा हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां ध्यान देखना है हमें कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो क्रेडिट साइड है इसमें आपको होगा कोई भी प्रॉफिट, तो डिफरेंट लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं, और कोई भी लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जिस भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उससे हमें फायदा हो गया, तो वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अब यहां ध्यान देना है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 10 लाख की जो हमारी लैंड थी, बिल्डिंग थी, वो 1 करोड़ की हो गई, कितना फायदा हुआ 90,000। तो यहां पर कितने आएंगे 90 लाख रुपीस हमारे यहां पर आ जाएंगे। या छोटी अमाउंट ले लीजिए, बड़ी अमाउंट ले लीजिए, एक एग्जांपल है
कि कोई भी वैल्यू यदि असेट्स की इंक्रीज हो रही है तो जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, पहले कितनी थी अब कितनी है, यानी कितनी इंक्रीज हो गई, बढ़ी कितनी, बढ़कर कितनी हो गई वो नहीं, बढ़कर कितनी हो गई वो तो बैलेंस शीट में जाएगी, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, पहले 10,000 थी अब 12,000 हो गई तो 2,000 रुपए बढ़ गई। तो किसी भी असेट्स की वैल्यू जितनी बढ़ जाएगी उतनी हम यहां लिख देंगे। बिल्डिंग की कीमत बढ़ी तो बाय बिल्डिंग, लैंड की कीमत बढ़ती है तो बाय लैंड, मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है तो बाय मशीन, यानी किसी भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बाय साइड में, और किसी भी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। किसी भी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो हमें लॉस होगा, तो लॉस डेबिट साइड में, तो ये प्रॉफिट और ये लॉस। अब असेट्स में के बाद लायबिलिटी में, ठीक है, लायबिलिटी की वैल्यू हम रीअसेस करेंगे, दोबारा से लायबिलिटीज की वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस होगा मुझे, ध्यान से देखना, लायबिलिटी का जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होगा, और लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस होती है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो फायदा है, यानी कि हमें किसी को कम पे करना है तो हमें फायदा है, और हमें कम मिलेगा तो लॉस है, यानी असेट्स बढ़ती हैं तो फायदा और लायबिलिटी बढ़ती हैं तो लॉस। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी पहले से कुछ असेट्स थी मेरे पास जो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी, लेकिन जब न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो उससे पहले तो उन्हें रिकॉर्ड करना जरूरी है ना, वरना तो उन असेट्स में भी वो ऑनर बन जाएगा और पुराने पार्टनर्स को कम शेयर मिलेगा। तो इसलिए कोई भी असेट्स, कोई भी लायबिलिटी यदि अनरिकॉर्डेड है तो उसको भी रिकॉर्ड करना होता है। तो कोई भी असेट्स यदि अनरिकॉर्डेड है तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ओके, और डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि इस लायबिलिटी के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना है, तो ये मुझे लॉस हो गया। भाई पहले लायबिलिटी नहीं थी, अब उसे रिकॉर्ड करना है, हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ पे करना नहीं था लेकिन अब पे करना है तो हमें लॉस हो गया। तो इधर प्रॉफिट इधर लॉस, और इसका जो डिफरेंस होता है, भाई ये साइड ज्यादा है यानी प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है और लॉस वाली साइड कम है तो हम इसे प्रॉफिट कहेंगे, और अगर लॉस वाली साइड ज्यादा है प्रॉफिट वाली साइड कम है तो हम इसे लॉस कहेंगे। तो लॉस अपोजिट साइड में और प्रॉफिट यहां पर, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हों पुराने ए और बी, लॉस होता तो इस साइड में, ठीक है। तो अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करना बहुत जरूरी है। आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा जर्नल एंट्री डिस्कस कराता है हमसे, तो जर्नल एंट्री को डिस्कस करना जरूरी है। इससे पहले हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की सभी एंट्रीज पढ़ ली, अब हम रिवैल्यूएशन की सभी एंट्रीज पढ़ लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री बिल्कुल ईजी है, यानी जितनी भी चीजें बाय साइड में आ रही हैं, यानी कि किसी भी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है या कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो इन सभी के लिए आप एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं और ये सब चीजें आ जाएंगी हमारे पास। यानी कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होती है, एसेट्स, देखिए ध्यान यहां ये रखना है कि जिस चीज की वैल्यू बढ़ रही है केवल नाम उसी का लिखना है, नाम केवल उसी का लिखना है। असेट्स में लैंड बढ़ी तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बढ़ी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये नहीं है कि अब असेट्स नाम लिखेंगे, उसी का नाम लिखेंगे और उसी का नाम यहां पर आएगा। यानी कि असेट्स अकाउंट डेबिट, इसके अलावा लायबिलिटी, भाई लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हैं, असेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं और लायबिलिटी घटती हैं रिड्यूस होती हैं तो डेबिट होती है। इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है और आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका नाम भी आपको यहां पर शो करना है, ठीक है। तो उसका नाम लिखना है यहां पर,
जैसे कोई भी असेट्स में मिल रही है तो उसका नाम आपको यहां शो करना है अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से, या कोई पर्टिकुलर अगर नाम दिया हुआ हो कि कंप्यूटर था, साइकिल थी, या कोई भी, तो यानी कि जो भी वो असेट्स रही हो वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गई एक एंट्री हमारी। ऐसे ही एक एंट्री इधर बननी जो बिल्कुल अपोजिट बननी है, बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जिस तरह से ये एंट्री बन रही है उसकी जस्ट अपोजिट बनेगी। यानी कि उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो होगा मेरा क्या, डेबिट। भाई रिवैल्यूएशन तो हो जाएगा डेबिट, लेकिन ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। क्या क्या चीजें थी, यही वो तीन चीज इधर थी, तीन इधर थी। यहां पर असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू असेट्स, यानी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट होना है। टू लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। और कोई भी हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसका नाम यहां जाएगा। यानी कि एक एंट्री इस साइड के लिए पास कर लीजिए, एक एंट्री इस साइड के लिए पास कर लीजिए, और एक एंट्री इसकी फाइनल बनानी है आपको। फाइनल समझ रहे हैं ना, उस एंट्री को भूल जाते हैं हम एग्जाम में, जिसके कारण हमें मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते। भाई इसमें डिफरेंस भी तो था, एक प्रॉफिट या लॉस। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। भाई पुराने पार्टनर्स, नए का कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज में नए का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सब पुराने पार्टनर्स की हैं। नए का इसमें क्या रोल है, तो जितना भी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, चाहे उस पर प्रॉफिट हो चाहे उस पर लॉस हो, लॉस है तब भी पुराने पार्टनर्स का है, प्रॉफिट है तब भी पुराने पार्टनर्स का है। ठीक है, तो इसमें क्या बना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। अगर थर्ड एंट्री बनाएंगे, अगर हम प्रॉफिट मानते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज, जो भी नाम मेंशन हो, कैपिटल ऑब्लिक करंट, कैपिटल भी हो सकती है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। तो यहां पर भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ए है बी है, एक्स वाई जेड हो सकते हैं, ए बी सी हो सकते हैं, पुराने पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि एडमिशन के समय दो पुराने पार्टनर हैं और एक नया फर्म को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा पूरा पढ़ पाते हैं। यानी एडमिशन के टाइम में जो हमारे सामने प्रॉब्लम आने वाली है वो इन टॉपिक्स की आने वाली है। यानी कि रिवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है, अगर आप उसे पूरा कर पाते हैं, इधर गुडविल का जो कंसेप्ट है इसे पूरा करवाते हैं, या सैक्रिफाइसिंग और जो न्यू रेशो होता है इसका कंसेप्ट पूरा कर पाते हैं, तो जो हमारा एडमिशन वाला कंसेप्ट है, मैं तो एडमिशन नहीं कहूंगा बल्कि जो रिटायरमेंट और डेथ वाला कंसेप्ट है, वो भी सेम टू सेम इसी चीज पर बेस्ड है। यदि आपने इनको पढ़ा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स और हैं जो एडमिशन और रिटायरमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो है हमारे पास जो बैलेंस शीट की असेट्स या लायबिलिटी साइड में कुछ और चीजें दी हुई हैं, जैसे कि पुराना कोई लॉस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो उनकी कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे। लेकिन उसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एडमिशन से रिलेटेड है वो सारे पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।